जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग का एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आपके यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा में केवल 2 दिन बचे हैं और 20 तारीख के बाद एसएससी जीडी की भी परीक्षा शुरू है। तो आई होप आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पर। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछ रखा है आपसे कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संज्ञा ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न आप पाएंगे जो सांख्यिकी है उससे रिलेशन में पूछा जाता है। दैट मीन नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इसके और क्वेश्चन मार्क में जो आएगा उसके बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा। अब देखेंगे, पाएंगे अगर आप इन दोनों को, तो 11 और 33 में पहले प्लस का देखते हैं। प्लस मतलब अगर प्लस करेंगे तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो क्योंकि 11 और 33 सीधे आप देखेंगे, पाएंगे जो 11 इंटू 3 करके इसमें रिलेशन है, मतलब कुल कह सकते हैं इंटू 3 का रिलेशन दे रखा है, गुणे 3 का। तो इसमें भी गुणे 3 हम लोग करेंगे। 16 गुणे 3 48 आ रहा है। तो 48 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में आपसे जिक्र किया गया है कि उसमें संबंधित संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें संबंधित शब्द ज्ञात करने हैं। तो मरीज का अस्पताल से किस प्रकार संबंध है? जैसे अगर कोई मरीज है, वो जब अस्पताल जाता है तो उसको चिकित्सा मिलती है। वैसे विद्यार्थी कहाँ जाए तो उसे ज्ञान अर्जित हो। तो आप सब पा रहे होंगे, काफ़ी ये सरल क्वेश्चन है कि जो विद्यालय है, विद्यार्थी उसमें जाके शिक्षा अर्जित करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आप इस तरह के जो प्रश्न सॉल्व करोगे तो उसमें क्या करना है, या तो ऊपर से नीचे करना या तो नीचे से ऊपर करना। चलिए हम लोग ऊपर से इसमें करते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, इतने तो 5 मिल गए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आप पाओगे कि ये एक त्रिभुज है, 5 1 6। फिर पाओगे ये एक त्रिभुज है, 6 1 7। फिर पाओगे आप ये एक त्रिभुज है, 8। और ये पूरा भी एक त्रिभुज है। तो कुल मिला के कितने त्रिभुज मिल रहे हैं आपको? इसमें 9 त्रिभुज इस डायग्राम में आपको मिल रहे हैं। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे वेन आरेख से पूछ रहा है। तो इसमें दे रखा है कि जो वेन आरेख हमें दिया गया है उसमें इन शब्दों का जो संबंधित डायग्राम है उसके मतलब उसके बारे में बताएं। तो भिंडी एक सब्जी है, इसे आप जानते हैं सब कि भिंडी एक सब्जी है। और फल और सेब में रिलेशन है कि सेब एक फल है। ठीक, हम लोग एक फल का डायग्राम बनाते हैं। ठीक, उसमें एक फल है तो सेब, मतलब उसका जिक्र किया गया है कि सेब है तो फल है उसके अंदर, वो करेंगे। लेकिन सब्जी फल से बाहर है तो इसके बाहर रखते हैं। आप पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सेम जैसा हम लोग का डायग्राम बन रहा है वैसे ही बन रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि जो आकृति दी गई है उसमें एक्स का युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, मतलब जो एक्स का पोजीशन है इसके विपरीत क्या होगा। तो अगर आप डायग्राम बना है आपका तो इसको हम लोग अपोजिट करके देखते हैं। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ओ करते हैं एन और एक्स। सेम इधर करते हैं, इधर पी के प्लेस पे जेड करते हैं और आर के प्लेस पे आर एज इट इज़ रहेगा, जेड के प्लेस पे पी करते हैं। तो आप पाएंगे जहाँ एक्स है वहाँ पे ओ मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो एक्स का विपरीत है वो हमें ओ मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। मतलब इसमें पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी। हम लोग इसको करने की 2 विधि जानते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ, एक दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, आप इसमें पाओगे कि 759, इसमें कोई रिलेशन आप ढूंढो तो क्या मिल रहा है आपको? 7 5 के बीच में गैप 2 है, लेकिन ये पहले माइनस हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इधर से कोई हम लोग को रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग इधर से इधर जाते हैं। इधर में पाओगे आप 7 8 4। तो आप इसमें से पाओगे इन दोनों का जो रिलेशन है और इससे
तो कह सकते हैं अगर ये प्लेस वैल्यू ए रखे, ये सी रखे, तो हम लोग कह सकते हैं ए प्लस सी और इसको बी रखें इंटू बी इक्वल टू जो आएगा। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। 7 और 8 को मल्टीपल आप करें, सॉरी 7 4 को मल्टीपल करें, 7 और 4 को प्लस करें आप, मल्टीपल नहीं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बनाया उसमें प्लस है। तो 7 + 4 इंटू 8। इसके लिए क्या करेंगे 5 + 4 इंटू 11। अब आप इसको सॉल्व करें। जब 7 + 4 करेंगे 11 इंटू 8 इक्वल टू 88 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये वैल्यू फिक्स, मतलब इस चीज़ का हमें पता चल रहा सही है। फिर 5 + 4 कितना होगा 11 इंटू 11 कितना होगा 121। कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये भी सही है। तो इसी तरह हम लोग तीसरे का करते हैं। तीसरे का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 9 प्लस को 3 करेंगे, 9 + 3 इंटू 7 और 9 + 3 जब करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा 9 3 कितना होता है 12 इंटू 7। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 7 क्या होता है 84। हमारा 84 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए उत्तरों में आपको कौन सा शब्द जो है उत्तर, मतलब कौन सा उत्तर शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसमें आपसे सार्थक क्रम पूछ रखा है। तो अगर देखेंगे आप, माथा है, आंखें हैं, कान है, ओष्ठ है, नाक है। तो अगर आप इसमें पाएंगे कि ये आपके सिर की बात कर रहा है, ठीक। तो सिर में सबसे पहले कौन सा आता है माथा, ठीक। जो आपका ये माथा होता है आँख के ऊपर का हिस्सा वो आता है। उसके बाद माथे के नीचे आँख आ रही है, मतलब कह सकते हैं इसको एक पोजीशन पे रख सकते हैं, इसको 2 पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक। तो इसका क्रम क्या बन रहा है हमारे पास, हमारा क्रम जो इसका बन रहा है वो 5 2। और उसके बाद इसके बाद आँख के बाद क्या आता है, आँख के बाद हमारा कान आएगा। रीज़न है कि उसके नीचे आप क्या आओगे तुरंत पीछे के, मतलब उसके बगल में कान पाओगे। तो 5 2 4। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप पाओगे हमारा जो होस्ट है, सॉरी, उसके बाद पाओगे जो कान के बाद अगर पाओगे आप, आपकी नीक जो नाक होती है वो आपके होस्ट से ऊपर होती है। तो 3 नंबर पे, 4th नंबर पे 3 प्लेस हो गया। और एट लास्ट सबसे नीचे होस्ट है जिसको ओट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा क्रम क्या आ गया 5 2 4 3 1। मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये शब्दों में आपको फंसाएगा। इसने सबसे पहले कह रहा है कि इफ़ लगाया है, कि मतलब जो यहाँ इनटू डिवाइड ये सब दे रखा गलत है। इफ़ का मतलब अगर इफ़ कहीं लगा दे रहा है वो कह रहा है कि मानो जो मैं कह रहा हूँ, प्रश्न का मांग उसमें कर रहा है। तो अब इसमें देखिए जो यदि है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पे जोड़ है। यहाँ पे हम लोग जहाँ डिवाइड है वहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि प्लस के अर्थ पे घटाव है। तो प्लस कहाँ है, मतलब यहाँ पे, यहाँ इसके अर्थ पे घटाव है। उसके बाद कह रहा है घटाव के अर्थ पर गुणा है, तो घटाव यहाँ है तो यहाँ गुणा है। उसके बाद कह रहा है इंटू के अर्थ पे विभाजन है, जहाँ इंटू है यहाँ विभाजन है, मतलब विभाजन का काम है, ठीक। इतना समझ आए। प्रश्न ये कह रहा है। अब आपको पता होगा रूल इसका क्या होता है कि हम लोग हमेशा बॉड मास फॉलो करते हैं। अब बॉड मास क्या होगा आपको पता ही होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक। अब इसमें सॉल्व करते हैं। आप 48 और 60 ये पेयर सबसे पहले इसमें डिवाइड है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 48 से 6, मतलब 6 से 48 को भाग दीजिए तो आपको कितना मिल रहा है, तो आप पाओगे 8, ठीक। नया इक्वेशन हमारा बन रहा है इंटू, क्योंकि ये नया लेना है हमें, ठीक, इंटू 5, फिर उसके बाद +8, फिर -1। अब इसको सॉल्व करिए। अब मल्टीप्लाई दोबारा सॉल्व करेंगे। 8 5 जा 40 होता है, फिर +8 -1। उसके बाद पता है हमें एडिशन करेंगे 48 -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा हमारे पास 47। 47 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे दर्पण से पूछा है, जो विगत वर्षों में इससे हमेशा पूछे जा रहे हैं। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में पुराने प्रश्न पत्र देख लीजिएगा या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें कह रहा है कि दर्पण का छाया अंकित कीजिए। मतलब छाया अंकित का क्या मतलब है कि अगर दर्पण पे किसी शब्द की छाया पड़ रही है, मतलब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा।
तो आपको पता है कि जो दर्पण होता है उसमें सेम अपोजिट दिखाया जाता है। मतलब आप उसमें पी लिख रहे हो तो पी का जो उल्टा दिखा देगा। लाइक ऐसे अगर दर्पण यहाँ लगा है तो पी ऐसे लिखते हो तो उसमें ऐसे दिखा देगा। ठीक, एक पहले विधि। और दूसरी विधि क्या होती है, मतलब सॉरी, पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या नोट करने की बात है कि वो हमेशा पीछे से दिखाता है। इसमें जैसे पोलैंड लिखा है तो इसमें ये DN ऐसे करके लिखेगा। अब सेम हम डी का बनाते हैं, डी का उल्टा क्या होगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद एन का उल्टा कैसे बनेगा, तो एन का उल्टा कैसे बनेगा, आप पाएंगे जो एन का उल्टा होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, अब आप एन के बाद क्या दे रखा है, एन के बाद एन आएगा, तो सॉरी एन के बाद ए आएगा। ए कैसे बनेगा, ए एज इट इज ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर आप इधर से भी बनाओ चाहे इधर से बनाओ दोनों एक ही तरफ से ए ऐसे ही बनेगा। ठीक, एल कैसे बनेगा, एल इस साइड को बन जाएगा, फिर ओ सेम ही बनेगा, और पी जस्ट उल्टा बन जाएगा। तो आप किस ऑप्शन में इसे पा रहे हैं, DNALOP, आप पाएंगे ऑप्शन नंबर बी में सेम एज इट इज इसी के बन रहा है। तो कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये आखिरी प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है। असंगत की पहचान करने के लिए क्या देखते हैं कि जो डायग्राम है उनमें क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, एस दे रखा है, यू दे रखा है, सी दे रखा है, ये कभी आप देखिए इसमें रेखा का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब ये एज इट इज़ कह सकते हैं फ्री हैंड बनाया गया डायग्राम है, इसमें किसी रेखा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एच की बात करोगे, एच में आप पाओगे कि ये रेखांकित डायग्राम है। मतलब इसमें एच इस दोनों साइड की भी जो होती है वो रेखा, फिर इस बीच में रेखा, तो ये रेखांकित डायग्राम है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो अगर भिन्न जो है वो ऑप्शन नंबर आप डी में पाओगे, इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।